अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के हवाले से एक दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन को जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसके बिल्कुल शुरू में हम लोगों ने कहा था कि ट्रांसमिशन लाइन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं सर्किट के अंदर जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनको कंपनसेट करने के लिए या मैचिंग के लिए। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे मैचिंग किस तरीके से करनी है थ्रू λ/4 ट्रांसफार्मर या क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के, जिसमें हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ कैपेसिटिव और इंडक्टिव कंपोनेंट के तौर पे, कि अगर आपके ट्रांसमिशन लाइन के अंदर किसी किस्म की लीडिंग या लैगिंग सर्किट मौजूद है, उसको अगर आप कंपनसेट करना चाहते हैं, उस इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो आप ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ कर सकते हैं एक इंडक्टिव इफ़ेक्ट लाने के लिए। इसी तरह आप ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ कर सकते हैं एक कैपेसिटिव इफ़ेक्ट लाने के लिए। और इसको यूज़ करने का फ़ायदा यही होता है कि इंडक्टिव कंपोनेंट्स या कैपेसिटिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं और डिलीवर नहीं करते लोड को। तो आप अगर करना चाहते हैं कि मेरा जो है सारा का सारा पावर इम्पीडेंस तक, लोड इम्पीडेंस तक जाए, तो उसके लिए आपने अपने जो इंडक्टिव या कैपेसिटिव यानी रिएक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं उनको कंपनसेट करना होगा, उनको ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं इस मकसद के लिए वो होती है शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को हम लोगों ने यहाँ यूज़ करना है। शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा कि एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन होगी कि जिसका जो एच है उसको हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट किया हो। जेड एल जो होगा इस छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन का, वो हम लोगों ने ज़ीरो रखना है। जेड नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है। अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं फॉर इंडक्टिव पर्पसेस, फॉर इंडक्टिव पर्पस मीन्स कि हम इसको एज एन इंडक्टर यूज़ करना चाहें। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे करना है, तो इसके लिए दोबारा हम लोग जाएंगे अपने इनपुट इम्पीडेंस की जो फार्मूले थे उनकी तरफ। हम लोगों ने वहाँ पे स्पेशल केसेस में एक शॉर्ट सर्किट केस के लिए जेड इन की वैल्यू को फाइंड आउट किया था कि जेड इन शॉर्ट सर्किट जो है वो हमारे पास इक्वल होता है जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल, अगर आप लोग लॉसलेस केस को ठीक है कंसिडर करें। ठीक है, अगर आप इसी इनपुट इम्पीडेंस को इंडक्टिव लेना चाहें, मींस कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक इंडक्टिव इफेक्ट आए। ठीक है, जेड इन हमारा इंडक्टर के तौर पे काम करे, जेड इन जो है वो एक इंडक्टर के तौर पे काम करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जेड इन को इंडक्टर बनाने के लिए हमने क्या करना है, उसकी इम्पीडेंस की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो इक्वल हो जे ओमेगा एल के। ठीक है, एल हमारे पास जो है हम लोगों ने फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हमें कितनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि जेड इन हमारे पास इंडक्टिव हो, तो हमें पता है कि इंडक्टिव लोड जो है या इंडक्टर की जो इम्पीडेंस की वैल्यू है या रिएक्टेंस की वैल्यू है वो हम लोग इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले के ऊपर पुट कर देते हैं जेड इन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जे ओमेगा एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल। ठीक है, उस केस में कि अगर आप इसको एज एन इंडक्टर यूज़ करना चाहें, इसमें से आप लोग जे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ओमेगा को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करना चाहते हैं एज एन इंडक्टेंस और आप उस इंडक्टेंस की वैल्यू फिर फाइंड करना चाहें,
तो इसके लिए आपको अपने ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का पता होना चाहिए। बीटा हमारे पास जो है वो फेस कांस्टेंट है 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। वेवलेंथ कि आप किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को भेज रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए आप लोगों ने फिर वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है कि आपने शॉर्ट सर्किट के बाद कितनी लेंथ का यानी कितनी मीटर्स का की वायर जो है वो यूटिलाइज़ की है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कंडक्टर कितनी जो है मिली हेनरी की या माइक्रो हेनरी की इंडक्टेंस क्रिएट करेगा, और उसी के हिसाब से आप अपने कैपेसिटिव इफेक्ट को कंपनसेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हमारे केस में क्या होता है कि हम लोगों को पता होता है कि हमें इतना इंडक्टिव कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसी फार्मूले को चेंज करके इसमें से लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि टू फाइंड लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन that creates L equivalent amount of inductance। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग ये देखें कि हमारे पास इंडक्टेंस कितना बन रहा है एल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए, मींस इतने फॉर एग्जांपल 0.5 मिली हेनरी के लिए कितनी लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी फार्मूले को चेंज करके इसी ऊपर वाले फार्मूले में एल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इसी से स्टार्ट लेते हैं। एल इक्विवेलेंट हमारे पास है Z0 टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाय ओमेगा। इसी में ही आप दोबारा ओमेगा को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह Z0 को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास L इक्वलेंट ओमेगा डिवाइडेड बाय Z0 हो जाता है, इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा एल। हमें वैल्यू चाहिए L की, तो हम लोग इसमें से कर सकते हैं, टेंजेंट को दूसरी साइड पे पहले भेज दें, टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स L इक्वलेंट ओमेगा डिवाइडेड बाय Z0, और आखिर में आप लोग बीटा को भी भेज सकते हैं, यहाँ पे बीटा एल रह गया, ठीक है। तो बीटा को भी भेज दें तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 डिवाइडेड बाय बीटा इंटू टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल इक्वलेंट डिवाइड बाय Z0। तो ये वो लेंथ है जो कि आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस को क्रिएट करने में। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि हम लोगों ने जब Zin को स्टडी किया था, Zin की कैरेक्टरिस्टिक को हमने स्टडी किया था, तो वो हमने कहा था कि वो इस तरीके से हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि हमारे पास 2 पाई के यानी 360 डिग्री के पीरियड में, ठीक है। 360 को अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में बना दूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो हमने कहा था कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 2 दफ़ा अपनी वैल्यूज़ को माइनस इन्फिनिटी से या प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी में, और फिर उसके बाद प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म में उसको चेंज करता है। हम लोगों ने इस तरीके से ग्राफ बनाए थे, ठीक है। इन ग्राफ में ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है ये सारा, ये हमारे पास इंडक्टिव बिहेवियर को शो करता है। इसी तरह ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन है ये हमारे पास कैपेसिटिव बिहेवियर को शो करता है। फिर हमारे पास ये वाला पोर्शन दोबारा इंडक्टिव बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। और इसी तरह उसका जो नेगेटिव पोर्शन है वो हमारे पास कैपेसिटिव बिहेवियर को शो करता है। तो 360 डिग्री के अंदर हमारे पास इंडक्टिव बिहेवियर जो है वो 2 टाइम आता है, एक हमारे पास जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, और दूसरा जो है हमारे पास तब आता है जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तो मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास इंडक्टिव बिहेवियर शो करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट भी हमारे पास इंडक्टिव बिहेवियर शो करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास कैपेसिटिव बिहेवियर शो करेगा, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट भी कैपेसिटिव बिहेवियर शो करता है, ठीक है।
तो ये कहने का मकसद क्या था कि हमारे पास एक 360 डिग्री के साइकिल के अंदर दो क्वाड्रेंट्स ऐसे हैं जो इंडक्टिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू निकाली है ये हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जब आप लोग ये वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी, यानी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, सेम यही इंडक्टेंस की वैल्यू आप लोग दोबारा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें तो ये कर्व बिल्कुल वो है, रिपीटेटिव है। ठीक है, टेंजेंट का ये कर्व था, टेंजेंट बीटा एल का, तो वो हम लोगों ने कहा था कि इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक ही जैसे। तो अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिली हेनरी की कोई जो है इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, 5 मिली हेनरी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ है, तो यही सेम वैल्यू आपको यहाँ दूसरे कर्व में भी यहाँ मिलेगी। तो हम लोगों ने जो लेंथ अभी फाइंड की है वो इस पॉइंट के लिए फाइंड की है। अगर हम इस दूसरे पॉइंट के लिए लेंथ को फाइंड करेंगे तो वो लेंथ की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, लेकिन ये आपको वही सेम इंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा 5 मिली हेनरी वाला, जो कि आपको पहला पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ अगर ये 5 मिली हेनरी प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे भी आपको वो 5 मिली हेनरी ही प्रोवाइड करेगा। तो इस दूसरे पॉइंट को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपका जो भी एंगल आता है, बीटा एल यहाँ पे हमारे पास एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वो एंगल है जिसकी क्वाड्रेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कब आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बीटा एल की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाए 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको 45 डिग्री पे भी 5 मिली हेनरी की वैल्यू मिल रही है, और आपको सेम यही 5 मिली हेनरी की वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगी। अगर ये मैं कह दूँ कि ये मेरे पास 45 डिग्री है, तो सेम यहाँ पे भी आप अगर 45 डिग्री का एंगल बनाएं तो यहाँ पे भी आपको वही 5 मिली हेनरी वैल्यू मिलेगी। तो इस पॉइंट को या इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आप लोग दूसरी लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग एल मैक्सिमम कहते हैं, जो आपको सेम एल इक्विवेलेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और एल मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी उसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों ने इस इक्वेशन को स्टार्ट लेना है बीटा एल से, तो इसको मैं यहाँ पे बीटा एल मैक्सिमम लिख देता हूँ। बीटा एल मैक्सिमम हमारे पास इस चीज़ की इक्वल था, ये है टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड नॉट। तो ये हमारे पास क्या था, 45 डिग्री की इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये पूरी वैल्यू 45 डिग्री है। हमने क्या करना है, उसी 45 को 180 डिग्री के साथ ऐड करना है। अगर हम 180 डिग्री देखें, ये पूरा 180 डिग्री है। ठीक है, उससे आगे हम मज़ीद 45 एंगल जा रहे हैं, तो 180 प्लस 45 करेंगे तब भी आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 180 डिग्री हमारे पास पाई की इक्वल है, तो मैं यहाँ पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड नॉट लिखता हूँ। यहाँ आप लोग 180 डिग्री भी लिख सकते हैं अगर आप डिग्रीज में कैलकुलेशन करना चाहें, लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम कोर्स में रेडियंस को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए मैंने पाई लिख दिया है। नॉर्मली जब भी आप लोग लेंथ फाइंड करते हैं आप लोग हमेशा रेडियंस का जो सिस्टम है उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अंडरस्टूड हैं अपनी सारी चीज़ों पे तो आप डिग्रीज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बीटा एल मैक्सिमम मैं आपको अलबत्ता रेडियंस रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास इसी से ही आ जाता है हमने एल मैक्सिमम को फाइंड करना था, तो एल मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एल मैक्सिमम 1 डिवाइडेड बाय बीटा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय जेड नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास एल मैक्सिमम है। तो एक साइकिल के अंदर हमारे पास दो लेंथ्स ऐसी हैं जो आपको सेम प्रोवाइड करेंगी। एक जो है वो एल मिनिमम के नाम से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यू आप लोग इससे फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। और एक आपके पास दूसरी लेंथ है वो ये वाली होगी कि जो आपको यही सेम इक्विवेलेंट जो है इंडक्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अच्छा जी, ये तो मैंने इंडक्टेंस के लिए किया। अगर आप लोग शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को अब यूज़ करना चाहें फॉर कैपेसिटिव पर्पसेस
तो आप लोग यही तमाम प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है, उसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं इंडक्टिव के लिए नहीं बल्कि कैपेसिटिव पर्पसेस के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर कैपेसिटिव पर्पसेस। मीन्स कि आप उसको एज अ कैपेसिटर यूज़ करना चाह रहे हैं। जेड इन शॉर्ट सर्किट की वही पुरानी इक्वेशन हम लिखेंगे, तो हमारे पास इक्वल है जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल फॉर लॉसलेस केस। हम लोग इसको यूज़ करना चाह रहे हैं एज अ कैपेसिटर। मीन्स कि हम चाह रहे हैं कि इसकी जेड इन की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल हो, शॉर्ट सर्किट केस के लिए जेड इन की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल हो जाए 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी इक्वलेंट। ठीक है, तो यही वैल्यू दोबारा हम लोग ऊपर पुट कर देते हैं। सी इक्वलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सी इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी इक्वलेंट। दिस शुड बी इक्वल टू जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल। इसमें सी इक्वलेंट की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा सी इक्वलेंट जे ओमेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय जे जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल। ठीक है, और इसी में ही हम लोग क्या करें, अब सी इक्वलेंट को अलग कर देते हैं। तो सी इक्वलेंट हमारे पास हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय जे, और जे माइनस जे स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा जो -1 की इक्वल है। तो आपकी मर्ज़ी है जे स्क्वायर लिखना चाहें या -1 लिखना चाहें। मैं यहाँ -1 लिख देता हूँ। ओमेगा जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल। तो यह हमारे पास सी इक्वलेंट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और अगर इसी सी इक्वलेंट के लिए फॉर एग्जांपल आप लोग फिर मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ्स को फाइंड आउट करना चाहें तो आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है तो अच्छा, यहाँ सी इक्वलेंट की वैल्यू माइनस में आ रही है, जो कि बिल्कुल एक तरीके से सही है, क्योंकि हमारे पास अक्सर जो होता है हम लोग कहते हैं ठीक है, रीज़न उसकी ये होती है कि अक्सर जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे इस पूरी की पूरी वैल्यू को, तो वो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास -5 इस पूरे से आएगा, उसको जब आप इस माइनस के साथ फिर ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा जी, सी इक्वलेंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी। अब हम लोग एल मिनिमम और एल मैक्सिमम को फाइंड आउट करेंगे। तो दोबारा वही चीज़ है कि यहाँ पे इक्वेशन में ये एल वैल्यू है, इसको आप लोगों ने सेपरेट करना है पूरी इक्वेशन से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा ओमेगा जेड नॉट टेंजेंट बीटा एल, ये सारा का सारा वो इक्वल हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय सी इक्वलेंट के। इसमें से अब आप लोग जेड नॉट ओमेगा को अलग करते हैं, नीचे ले भेज दें। दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास इक्वल हो जाता है टेंजेंट बीटा एल, वो इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ओमेगा सी इक्वलेंट जेड नॉट के। ठीक है, और इसी में ही हम लोग एल को अब सेपरेट करें तो हमारे पास ये हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स को उधर भेज दें, बीटा एल हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इक्वलेंट जेड नॉट। ठीक है, इसी से ही हम लोग अपने एल मिनिमम और एल मैक्सिमम को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एल मिनिमम की बारी आती है, पहले एल मिनिमम को देखते हैं। एल मिनिमम हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करता है, कहाँ गया वो हमारे पास, ठीक है, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट ऐसे हैं जो कि हमारे पास कैपेसिटिव इफेक्ट देंगे। ठीक है, सी कैपेसिटिव इफेक्ट देंगे। तो हमारे पास एल की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब आप लोगों का जो एंगल है
वो बीटा एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। और आपके पास एल की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे आपकी बीटा एल की वैल्यू। तो यहाँ पे जो आपका ये सारा कुछ आता है, वैल्यू आती है, ठीक है। आप लोग चेक करें कि क्या, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाती है वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको लेके आना है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब आप उसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लेके आएंगे तो एल्युमिनियम के लिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले बीटा एल्युमिनियम में अगर यहाँ लिख दूँ तो बीटा एल्युमिनियम को आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, 180 डिग्री या पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इक्वलेंट जेड नॉट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी वो कि आपका ये जो टेंजेंट इनवर्स से सारा कुछ है, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये एक नेगेटिव वैल्यू आती है, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लस कर देते हैं ताकि हमारे पास जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह होगा कि 180 डिग्री या पाई, ठीक है, प्लस और उससे जो आपके पास वैल्यू आई होगी वो -45 डिग्री आई होगी, तो आप लोगों ने 180 डिग्री -45 डिग्री करना है, ठीक है। उससे आपके पास आंसर हमेशा क्या होगा, 90 और 180 डिग्री की रेंज में आएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर बीटा एल की वैल्यू इस रेंज में है तो तब आप लोग एल मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। एल मिनिमम क्या है, इक्वल हो जाएगा पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इक्वलेंट जेड नॉट और यहाँ 1 डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है। इसी तरह सेम आप लोग एल मैक्सिमम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एल मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एल मैक्सिमम के लिए हम लोग बीटा एल मैक्सिमम इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमने पाई के साथ उसको ऐड किया था। एल मैक्सिमम फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप उसको 2 पाई के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। 2 पाई 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री प्लस टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा इक्वलेंट जेड नॉट। दोबारा वही बात है कि टेंजेंट इस पूरी वैल्यू से हमारे पास एक माइनस की टर्म आएगी, जैसे -45 है तो आप 2 पाई के साथ यानी 360 डिग्री, ठीक है, -45 आप करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस मैंने लिख दिया है लेकिन इसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू नेगेटिव होती है, तो 360 डिग्री -45 हो जाएगा और आपका आंसर जो है वो 270 डिग्री से 360 डिग्री की रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर वो है तब आप लोगों के पास एल मैक्सिमम आप फाइंड कर सकते हैं। एल मैक्सिमम हमारे पास इक्वल हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय बीटा 2 पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी इक्वलेंट जेड नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आपके पास वो ट्रांसमिशन लाइन की आपको देता है, जो कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 12 पिकोफैराड की वैल्यू आपको प्रोवाइड करे सर्किट में, ठीक है। तो नॉर्मली हमें जो हमारी कैपेसिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो पिको या नैनो में होती हैं, इसलिए मैंने 12 की पिकोफैराड की कोई एक जनरलाइज वैल्यू ले ली है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यही वैल्यूज़ लें। तो ये सारा हमारे पास डिस्कशन थी कि अगर आप लोग ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करना चाहते हैं एज ए कैपेसिटर या एज एन इंडक्टर, ये आप लोग तब यूज़ करते होते हैं जब आप लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने किसी